Good evening, everyone. So, as you know, ray optics chapter is finished, and from today we have to start the new chapter, wave optics. So, write the chapter's name, wave optics, and it's in the same unit. ये आपकी unit जो है वो 6 चल रही है, और जो चैप्टर नंबर है आपका, तो चैप्टर नंबर आई थिंक कि ये जो है आपका दैट इज विच चैप्टर, तो नोट कर लीजिएगा देखकर, जो भी चैप्टर नंबर हो, यूनिट नंबर 6 है आपका, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, इट्स नेम इज वेव ऑप्टिक्स। सो व्हाट टू स्टार्ट इन वेव ऑप्टिक्स, क्या स्टार्ट होगा आज वेव ऑप्टिक्स में। तो सबसे पहले तो वेव ऑप्टिक्स जो ब्रांच है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स से डिफरेंट कैसे है। तो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में डिफरेंस इस बात का है, जो दोनों के नेम से क्लियर है, कि जो रे ऑप्टिक्स है उसका मतलब होता है कि लाइट जो है ना, उसका दो तरीके का नेचर होता है, डबल नेचर, डुअल नेचर ऑफ लाइट होता है। वो नेक्स्ट चैप्टर एक और है, उसमें भी आपको स्टडी करना है। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब लाइट कुछ जगहों पर तो रे की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और कुछ जगहों पर लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है। तो इस डबल नेचर की वजह से लाइट को दो अलग अलग ब्रांचेस में स्टडी किया जाता है। एक ब्रांच जो अभी आपने स्टडी कर रखी है वो रे ऑप्टिक्स थी, उसमें लाइट रे की तरह बिहेव कर रही। तो रे का मतलब होता है पार्टिकल, जब पार्टिकल कंटिन्यूअसली चलते हैं ना, एक के बाद एक, टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स एक के बाद एक चल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रे। तो वो वाला जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट था, उसको रे ऑप्टिक्स ब्रांच में स्टडी किया जाता है। अब जो रे ऑप्टिक्स ब्रांच थी, उसको लाइट के कुछ ऐसे फिनोमिना थे ना, जिनको देख के पता लगा कि लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है। तो वो फिनोमिना जो रे ऑप्टिक्स यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रूव कर रहे थे, वो फिनोमिना जो है वो दो होते हैं, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा फिनोमिना है रिफ्रैक्शन। इन दो से पता चलता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और अब वेव ऑप्टिक्स जो है, जिसमें कि लाइट को वेव की तरह ट्रीट किया गया, तो लाइट की कौन सी प्रॉपर्टीज थी, कौन से फिनोमिना उसने शो किए जिसकी वजह से उसको वेव नेचर की कैटेगरी में रखा गया। तो पहला था इसमें इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, हर एक चीज जो भी टॉपिक होता है ना कहीं वो रिलेटेड होता है आपके आसपास के, जो भी आप चीजें देख रहे हैं बिल्कुल न्यू टॉपिक नहीं होता है। इंटरफेरेंस का मतलब इंटरफियर वर्ड से बना। इंटरफेरेंस की लाइट, आपको पता है वेव्स जो होती है ना, तो जब बहुत सारी वेव्स मीडियम से चलती हैं या बिना मीडियम के चलती हैं, अलग अलग टाइप्स की वेव होती हैं, तो जब सारी वेव्स एक साथ चलती हैं तो वेव्स कहीं ना कहीं टकराती भी होंगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरफियर भी करती होंगी, एक दूसरे के पाथ को। तो दैट टाइप ऑफ फिनोमिना इज इंटरफेरेंस, ठीक है। आपको ये 3 फिनोमिना स्टडी करने हैं, और 3 भी नहीं शायद, आप, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स के सिलेबस में थोड़े चेंजेस हैं। पहले इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन 3 फिनोमिना थे, और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ही लास्ट तक के सिलेबस में था। तो आई होप कि पोलराइजेशन जो है वो दैट इज इन द डिलीटेड सिलेबस। तो एक फिनोमिना आपका इंटरफेरेंस है, दूसरा फिनोमिना है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन वर्ड का मतलब होता है कि लाइट जो है ना, उसका जब उसके सामने कोई ऑब्स्टेकल आता है उसके पाथ में, तो वो उस ऑब्स्टेकल को पहले माना जाता था इस वाले केस में कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है, रेज हमेशा सीधी ही चलती हैं। लेकिन वेव ऑप्टिक्स से पता चला कि वो एक्चुअली रेज ना होकर वेव्स भी हैं, और वेव्स जो है वो बेंड होने की प्रॉपर्टी रखती हैं। जब उनके पास में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो उसके साइड से एडजस्ट से बेंड हो सकती हैं, मुड़ के आगे बढ़ सकती हैं। तो ये फिनोमिना डिफ्रैक्शन कहलाता है। और तीसरा फिनोमिना जो है उसका नाम होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन एक्चुअली एक ऐसा फिनोमिना है, जैसे आप जो है वो सन ग्लासेस लगा लेते हैं ना, सनलाइट से अपनी आईज को, हार्मफुल रेज से अपनी आईज को बचाने के लिए। तो सन ग्लासेस से क्या होता है कि लाइट जितनी हमें उस टाइम शाइनी लग रही होती है, जितना अमाउंट ऑफ लाइट आंखें बियर नहीं कर पा रही होती है, सन ग्लास से वो कवर हो जाता है। तो एक्चुअली कहते हैं कि लाइट में जो है ना, क्योंकि वेव की तरह है वो, तो उसमें वेव में अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होते रहते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे वाइब्रेशंस जो होते हैं जो आइज के लिए सफिशिएंट नहीं है, या उनको आइज बियर नहीं कर पा रही हैं, तो जो सन ग्लासेस जिस शीट के बने होते हैं, जिस चीज़ के बने होते हैं, जिस मटेरियल के, वो मटेरियल उन अनवांटेड वाइब्रेशंस को रोक देता है, और बाकी जो जो नीडेड है वो वाइब्रेशंस क्रॉस करके निकल जाते हैं। ये जो फिनोमिना होता है
ये कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट को पोलराइज कर देना, प्लेन पोलराइज कर देना, मतलब उनमें से अनवांटेड वाइब्रेशंस को रिमूव कर देना। तो चलिए यहाँ तक आपको नोट कुछ नहीं करना है, एक्चुअली इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है वो मैं बता दूंगी। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये पता चल जाएगा इसको पढ़ने की क्या नीड है। यूनिट नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। अब वेव ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? रे ऑप्टिक्स के बारे में तो पता है। रे ऑप्टिक्स में हर एक जो भी जिन्होंने भी लाइट के लिए वर्क किया है उन साइंटिस्ट का रोल है। वेव ऑप्टिक्स में बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल है। जैसे वेव ऑप्टिक्स की जब स्टार्टिंग हुई थी इसके बारे में पता चला था, तो उससे भी पहले लाइट के बारे में जब लोग रिसर्चेस कर रहे थे तो उसमें सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन था वो था न्यूटन का। न्यूटन, और इन्होंने जो थ्योरी बनाई थी वो थ्योरी कहलाती है कर्पस्क्यूलर थ्योरी। कर्पस्क्यूलर थ्योरी, न्यूटन्स कर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लेकिन हाँ ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। और ये जो न्यूटन ने बताया था वही आगे जाकर सबसे लास्ट में जो प्रूव हुआ ना, जो प्लैंक ने बताया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वही लास्ट में जो है मानी जाती है। वही कहा जाता है कि लाइट पार्टिकल से बनी है, उनका नाम फोटॉन्स होता है। न्यूटन ने भी यही बात बताई थी, लेकिन उतना प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया था। तो कर्पस्क्यूलर में जो वर्ड आ रहा है कर्पसल्स, न्यूटन ने कहा था कि लाइट जो है ना वो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स को वर्ड दिया था उसने कर्पसल्स। लाइट कर्पसल्स से मिलकर बनी होती, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, टीनी पार्टिकल्स हैं, इनसे लाइट मिलकर बनी है। और ये टीनी पार्टिकल्स जो हैं बहुत हाई स्पीड से शूट आउट किए जाते हैं। किससे शूट आउट किए जाते हैं? ल्यूमिनस बॉडी से। कोई भी ऐसी बॉडी है जो ल्यूमिनस है उससे कर्पसल्स को शट आउट किया जाता है, और वो कर्पसल्स हाई स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं। और इसकी हेल्प से, जो इनकी कर्पस्क्यूलर थ्योरी थी, इसकी हेल्प से जो है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, क्योंकि दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद वेव ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये फिनोमेना जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन हो गए थे। बट आगे की कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ये थ्योरी, इसलिए ये फेल हो गई थी। तो सबसे पहली थ्योरी न्यूटन की कर्पस्क्यूलर थ्योरी है। उसके बाद में, क्योंकि न्यूटन ने जो है ना ये तो बताया था कि टिनी पार्टिकल्स है, बट न्यूटन ने प्रॉपरली उनकी प्रॉपर्टीज को, जैसे आगे प्लैंक्स ने जो है ये भी बताया था कि वो जो क्वांटम या फोटॉन्स होते हैं उनका मास जो है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, उनके पास एनर्जी एच नहीं होती है, और वो किस स्पीड से चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी, इसलिए फेल हो गई थी। तो फर्स्ट थ्योरी जो है वो ये थी। उसके बाद जो सेकंड नंबर की थ्योरी थी वो हाइजन साइंटिस्ट का नाम था, हाइजन्स वेव थ्योरी कहलाती है। हाइजन्स वेव थ्योरी, हाइजन ने क्या बताया था? हाइजन्स वेव थ्योरी तो भले ही उतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी, इसमें भी कुछ चीजें वो एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ हाइजन्स का प्रिंसिपल, आगे लाइट के बारे में बहुत सी बातें, उनका कॉन्सेप्ट था वेव फ्रंट, कि जब वेव ऑप्टिक्स हम स्टडी करते हैं तो रे ऑफ लाइट तो नहीं मिलती है ना। रे का मतलब तो एक सिंगल रेक्टिलिनियर पाथ ऐसी तो नहीं मिलेगी आपको, बंच ऑफ रेज मिलेगा। वो जो बंच ऑफ रेज है वो कैसे ट्रैवल करता है ये आपको स्टडी करना है। तो हाइजन्स का वो प्रिंसिपल जो है सेकेंडरी वेवलेट्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, लेकिन ये थ्योरी उनकी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। हाइजन्स वेव थ्योरी, हाइजन्स वेव थ्योरी में इन्होंने बताया कि लाइट जो है ना वो एक्चुअली वेव्स है। न्यूटन ने पार्टिकल बताया था, इन्होंने कहा कि एक्चुअली वेव्स हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर दी कि इन्होंने बताया कि लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। लॉन्गिट्यूडिनल लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है, और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं ये बिल्कुल वैसे ही चलती हैं जैसे कि साउंड वेव्स चलती हैं, साउंड वेव्स की तरह ट्रैवल करती है। आपको पता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का मतलब क्या होता है, कौन सी कहलाती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है वो होती है जिनमें कि पार्टिकल के ऑसिलेशन की डायरेक्शन और वेव के चलने की डायरेक्शन दोनों ही सेम होती है। और दूसरी हाँ एक और बात होती है कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं वो वेव्स जो है जैसे साउंड वेव्स हैं, उनको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। अब हाइजन्स को ये भी एक्सप्लेन करना था कि वो मीडियम किस तरीके से कहाँ पर मिलेगा।
तो उसको जो है यहाँ प्रॉब्लम आई, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं ये एक स्पेशल टाइप का मीडियम होता है, क्योंकि जहां से चल के आ रही है वहां तो वैक्यूम है, कोई मीडियम ही नहीं है, पता है। लेकिन उसने कंसीडर किया, उसने माना कि हाइपोथेटिकल मीडियम होता है, और हाइपोथेटिकल मीडियम का नाम उसने दिया ल्यूमिनीफेरस ईथर। ये का एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, एग्जिस्ट करता है, मगर इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी कि उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता था, उनका एग्जिस्टेंस बड़ा मुश्किल था। तो हाइजन की थ्योरी इसी वजह से फेल हो गई, क्योंकि अगर वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की जगह ट्रांसवर्स वेव्स वर्ड यूज करता, और बाद में जाकर ट्रांसवर्स नेचर तो होता है लेकिन वेव्स एक्चुअली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, क्योंकि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स के टाइप होते हैं, और मैकेनिकल वेव्स ऐसी होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट धीरे धीरे पता लगाते गए, अपनी अपनी बात रखते गए, आगे वाले साइंटिस्ट को हेल्प मिलती गई। लास्ट वाले का पूरा वर्क नहीं होता है, जब तक उसको कॉन्सेप्ट्स ना मिले पुराने तब तक वो नई रिसर्च कैसे कर सकता है। इसलिए जिन्होंने भी वर्क किया उनका भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उन्होंने क्या बताया कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स की तरह चलती हैं, और इनको जो है सन के पास से यहाँ तक आने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम एक हाइपोथेटिकल मीडियम है, उसको ल्यूमिनीफेरस ईथर कहते हैं, बट इसका एग्जिस्टेंस मुश्किल था, इसलिए ये थ्योरी भी फेल हो गई। और बाद में इसमें कुछ और साइंटिस्ट थे, उनका भी आपको इसमें वर्क देखने को मिलेगा। एक थे फ्रेनेल और दूसरे थे यंग। फ्रेनेल और यंग ने एक्सपेरिमेंट करके बाद में प्रूव कर दिया कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स नहीं है, इनका नेचर जो है वो ट्रांसवर्स होता है। आपने पीछे जो चैप्टर था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें देखा था कि लाइट वेव्स जो है वो उनका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, एंड दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इसलिए कहते हैं, इसमें एक्चुअली ऐसे कोई तो पार्टिकल नहीं है, बट इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स तो होती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन करती हैं, तो माना जा सकता है कि इसका नेचर ट्रांसवर्स है, बट एक्चुअली ये मैकेनिकल वेव्स नहीं। तो इसी में आप सेकेंड वाले में जो है याद रखेंगे, फ्रेनेल यंग जो है उन्होंने भी कुछ नया नहीं ये बताया था कि इनका नेचर ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट नंबर की थ्योरी, थर्ड नंबर। और जो थर्ड नंबर थ्योरी है उसमें क्या बताया गया था, थर्ड नंबर थ्योरी में कहा गया था कि लाइट जो है, या ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उनका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर जो है वो किसने बताया था, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक और साइंटिस्ट का नाम जुड़ता है, ये है आपका मैक्सवेल। मैक्सवेल ने, आपने देखा भी होगा भी पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में कि मैक्सवेल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैक्सवेल ने कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें उसने जो है वो जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है उसकी इनकंसिस्टेंसी को भी रिमूव किया था, उसमें चेंजेस किए थे। तो मैक्सवेल ने बताया कि लाइट एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का सबसे बड़ा प्रूफ कि वहां पर ऐसा कोई भी मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है जहां से लाइट वेव्स आ रही हो। किसकी हेल्प से चलती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन की वजह से मीडियम में चलती हैं। तो इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। और फोर्थ नंबर जो है वो लास्ट है, जो अभी तक माना जा रहा है, उसमें किसका काम है, उसमें है प्लैंक। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या माना था, प्लैंक ने कहा था कि प्लैंक ने कि वो जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनती, बंच ऑफ पार्टिकल जो है वो फोटॉन्स कहलाते हैं। फोटॉन बंच ऑफ पार्टिकल होता है, जहां भी जिस भी चीज से ये लाइट टकराती है उसको अपनी एनर्जी, ये जो फोटॉन्स होते हैं इनके पास अपनी एनर्जी भी होती है, इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी भी होती है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि इनको जब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलेगी तभी जो फोटॉन्स है ना, जो एच न्यू एनर्जी होती है, इसका मतलब है एच प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, और न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या करते हैं, जब टकराते हैं सरफेस से तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराते हैं ना, तो डिपेंड करता है इनकी फ्रीक्वेंसी पे। इनकी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी है तभी ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करा सकते। तो ये जो प्लैंक है इन्होंने सबसे लास्ट में वर्क किया, और इन्होंने जो वर्क किया था ये जो पता लगाया था कि लाइट पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। बस इन्होंने एक एक्स्ट्रा काम न्यूटन से यही किया था कि बताया तो इन्होंने भी वही, लेकिन इन्होंने ये सारी चीजें
विद प्रूफ बताएं कि इनकी इतनी एनर्जी है, और बाद में सही भी साबित हुआ कि हाँ इतनी एनर्जी होती है, एमिट करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, मासलेस होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट सही निकले। और हाँ इसी में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का ही यूज करके आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से बता दिया कि हाँ जो भी प्लैंक ने बोला था दैट इज करेक्ट। और फिर कहते हैं इसी पर जो है आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था। आइंस्टाइन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना वो इसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बेसिस पे एक्सप्लेन, ठीक है। तो इतने सारे साइंटिस्ट का रोल जो है वो आपको याद रखना है। नेचर ऑफ लाइट बताने में इन्होंने रोल प्ले किया है। नेचर ऑफ लाइट मतलब दोनों टाइप के नेचर बता दिए हैं। और वेव ऑप्टिक्स में भी आपको जो लाइट मैंने बताया ना, रे सिंगल रे पॉसिबल नहीं है, बंच ऑफ रेज होता है, तो उसमें भी फिनोमिना जो बंच ऑफ रेज है ना वो भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमिना शो करता है। हाउ दिस विल शो, दिस वी विल प्रूव इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो पहले आप अगर इसको नोट करना चाहें देन यू कैन डू। फिर आते हैं हम कुछ डिफरेंट चीज़ों पे, इसको नोट करिए। तो यहाँ तक नोट करने के बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। जो हेडिंग है आपका, यहाँ कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कॉन्सेप्ट वही स्टडी करने जा रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लेकिन वो रे का नहीं है, सिंगल रे का। पिछली बार आपने देखा होगा जैसे आप जब रिफ्लेक्शन का फिनोमिना रे के केस में स्टडी करते हैं तो आप ऐसे करके नॉर्मल और ये रे ऑफ लाइट और यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे, एंगल्स प्रूफ ये करना होता है आई और आर एंगल इक्वल होते हैं। पहला लॉ ये है। दूसरा ये है कि तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर इसको छोड़कर दिखाना है कि बंच ऑफ रे, बंच ऑफ रे का नाम होता है वेव फ्रंट। ये जो टॉपिक है अब आपका पहला जो आपको नोट करना है वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट टॉपिक से पहले एक चीज, जैसे आपने देखा होगा वेव फ्रंट जो है ना वो एक्चुअली कोई ऐसी चीज नहीं है, जो ऐसी कोई चीज नहीं है जो लाइट से मतलब लाइट के साथ एकदम से आती। जैसे रे तो लाइट से एसोसिएटेड है ना, जब लाइट चलेगी तो ऑब्वियसली रे होगी। वेव फ्रंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जब लाइट रेस चलती हैं तो लाइट रेस के परपेंडिकुलर एक शेप, एक स्ट्रक्चर बना हुआ, एक सरफेस बनी हुई दिखाई देती है, उसको वेव फ्रंट कहते हैं। कैसे? जैसे लाइट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बट हम थोड़े से डिफरेंट एग्जांपल को ले सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्टोन को वाटर की सरफेस पे जब थ्रो करते हैं स्टोन को, तो स्टोन जहां पर गिरता है उस जगह के वाटर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता होगा, तो वो डिस्टर्बेंस जो है वो बाहर की तरफ स्प्रेड होता जाता है। और कैसे स्प्रेड होता है? ऐसे, मतलब डिस्टर्बेंस के चलने की डायरेक्शन लगभग ऐसे रहती होगी। तो मान लीजिए सबसे पहले यहाँ वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, उसके बाद यहाँ वाले पार्टिकल को, यहाँ वाले पार्टिकल को, तो बीच का जो डिस्टर्बेंस चल रहा है वो एक ही स्पीड से चारों डायरेक्शन में चल रहा है। इन जगह के जो पार्टिकल्स है वो एक साथ डिस्टर्ब होते हैं एक ही टाइम पे। अगर हम इस डिस्टर्बेंस को ज्वाइन कर लें तो आपको दिखाई देता है कि पहले ऐसे करके एलिवेशन और डिप्रेशन ऐसे बनते हुए वाटर की सरफेस पे जाते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा शेप आपको दिखाई देगा, चाहे वो एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, एक इसके बाद में बनेगा, फिर एक इसके बाद में बनता है। और डिस्टर्बेंस कहाँ पर था? बिल्कुल इसके सेंटर पे डिस्टर्बेंस था। वो जब बाहर की तरफ स्प्रेड हुआ तो आपको ऐसे वाले शेप्स बनते हुए दिखाई दिए। तो ये शेप्स डिस्टर्बेंस के साथ में नहीं चल रहे थे, स्टोन के साथ में नहीं चल रहे थे, लेकिन हाँ जब पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता चला गया। और एक चीज आप और देख रहे हैं आप कि ये जो डिस्टर्बेंस के चलने की डायरेक्शन है और जो ये जो सरफेस बनने की डायरेक्शन या जो भी सरफेस बन रही है वो सरफेस जो है वो इस डिस्टर्बेंस के परपेंडिकुलर है। अभी मैंने आपको बोला भी था डिस्टर्बेंस ऐसे करके गया, आउटवर्ड्स जा रहा है ना ऐसे करके, और सरफेस कैसे करके जा रही है? ऐसे करके। सरफेस को कंप्लीट करें स्फेरिकल ऐसे। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जो सरफेस बनकर तैयार हुई डिस्टर्बेंस के थ्रू, उस सरफेस का नाम है वेव फ्रंट, और जो डिस्टर्बेंस चलकर जा रहा है उसको कह सकते हैं हम रे ऑफ लाइट। तो बिल्कुल ऐसा ही केस जैसा मैंने वाटर वाले केस में बताया है, बिल्कुल ऐसा ही जो है लाइट के साथ भी होता है। तो जैसे मान लीजिए ऐसा है कि लाइट
का जो भी सोर्स है, जो भी ल्यूमिनस बॉडी है, वो सेंटर पे रखी यहाँ। तो इसकी जो रे ऑफ लाइट है वो चारों डायरेक्शन में, चारों तरफ जाएंगी, एक ही स्पीड से या एक ही टाइम में पाथ को कवर करेंगी, ऐसे करके चारों डायरेक्शन में। अगर सेंटर पे रखा है तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट है। ये मीडियम के पार्टिकल को जहां भी रखा है वो यहाँ पर डिस्टर्ब करेंगी। जब ये मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेंगी तो ये जो है इस तरीके से अगर हम इनको ज्वाइन कर दें तो जो सरफेस हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। जब ये मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती हैं तो क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट करने लगेगा, जिसको भी डिस्टर्बेंस मिलेगा, चाहे आप लाइट को पार्टिकल की तरह ट्रीट करता हुआ माने या वेव की तरह। लेकिन हाँ, किसी भी मीडियम के पार्टिकल को जब कोई भी चीज ऐसी होती है जो हिट करती है तो वो मीडियम का पार्टिकल अगर फ्री है चलने के लिए तो चलेगा, फ्री नहीं है तो अपने हो सकता है मीन पोजीशन के दोनों साइड वाइब्रेशन करे। तो यहाँ ऐसा ही माना जाता है कि मीडियम के पार्टिकल को जब कहीं से कोई कॉलिजन मिलता है, कहीं से कोई फोर्स मिलता है, तो मीन पोजीशन के दोनों साइड वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है इस तरीके से। तो आप ये कह सकते हैं पार्टिकल के चलने की डायरेक्शन ऐसी होती है। अगर हम इन सभी के डिस्टर्बेंस को ज्वाइन कर दें तो जो है हमें एक सरफेस मिलती है, एक शेप मिलता है, और दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इस तरीके का और बहुत से डिफरेंट शेप्स का हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर हम डिफाइन करें वेव फ्रंट क्या होता है, तो वेव फ्रंट के लिए हम ये कह सकते हैं कि इट इज द कंटिन्यूअस लोकस। लोकस का मतलब यही है जो शेप, जो सरफेस मिल रही है कंटिन्यूअस, लगातार एक के बाद एक पार्टिकल के हम जो है डिस्टर्बेंस को ज्वाइन करते जा रहे हैं, कंटिन्यूअस लोकस of all such points which are vibrating in same phase। तो ये पॉइंट्स जो हैं, एक बात और याद रखिएगा, एक तो ये है कि सेम स्पीड से लाइट चल रही है, रे की स्पीड सेम है, टाइम सेम ले रही है, पार्टिकल्स जो हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी आपने पीछे देखा था कि वाटर के डिस्टर्बेंस के थ्रू जो यहाँ पर पहला जो भी आपको स्फेरिकल सरफेस मिलती है उसमें या तो सारे पार्टिकल्स ऐसे करके ऊपर जा रहे होंगे या फिर सारे के सारे नीचे जा रहे होंगे। तभी तो आप शेप ऑब्जर्व करते हैं कि एलिवेशन हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है। अगर अलग अलग ऊपर नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा कि एक्चुअली ऐसे करके ये वाला शेप बन रहा है, नीचे वाला। तो जब सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं ना तो कहते हैं कि वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। फेज का मतलब कहा जा सकता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो सेम है, एक ही टाइम पर एक ही जैसी पोजीशन है। तो फिर से डेफिनेशन देखिए, इट इज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, दिस इज व्हाट वेव फ्रंट। फिर हेडिंग लिखेंगे आप टाइप्स, वेव फ्रंट के टाइप्स। टाइप्स में पहला जो मैंने ये बनाया है इसका नाम होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट में क्या होता है, अगर सोर्स ऑफ लाइट जो है, सोर्स ऑफ लाइट सेंटर में रखा होता है, मिडल में रखा होता है, तब स्फेरिकल वेव फ्रंट बनकर तैयार होता है। और उसमें जो रेज हैं वो सारी रेज जो है वो आउटवर्ड चलती हैं, और जो सारी रेज हैं वो एक ही स्पीड से और एक ही टाइम में पाथ को कवर करेंगी। तो जो सरफेसेस को ज्वाइन करके हमें शेप मिलता है दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो आप ये कह सकते हैं सोर्स सेंटर पे रखा है या फिर सोर्स पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं डिफाइन करना है, लिख सकते हैं इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स और इफ द सोर्स इज प्लेस्ड इन द मिडल और एट सेंटर देन स्फेरिकल वेव फ्रंट इज कंस्ट्रक्टेड। और इसमें आप ऐसा वाला डायग्राम बना देंगे, बस इतना ही करना है। दूसरा आपका टाइप, और 3 टाइप्स होते हैं, दूसरा और तीसरा। एक आपका कहलाता है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और थर्ड होता है प्लेन वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का मतलब, अगर सोर्स ऑफ लाइट सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल का मतलब जैसे एक यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट था, अब इससे चारों डायरेक्शन में वेव ऐसे ऐसे करके जानी चाहिए थी ऐसे। अगर किसी रीजन से ये वाला जो वे है इसको ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ऐसे 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 इसको ब्लॉक कर दिया तो लाइट रे किधर ट्रेवल करेंगी, यहाँ पर सिर्फ इस डायरेक्शन में। तो ऐसा वाला जो पाथ होता है जिसमें लाइट रे जो है वो एक्सेस ऑफ सिलेंडर के अलोंग ट्रेवल करती है, या फिर कह सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट सिलेंड्रिकल है, जैसे कि रॉड्स होती हैं, जो आपने देखा होगा CFL रॉड्स जो होती है तो सिलेंड्रिकल शेप की होती है वो। तो वहां पर जो है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। इसका आप शेप बना लेंगे ऐसे करके, जैसे मैंने बनाया
ऐसे ऐसे ये, ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी ये, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। एक आपको जो है वो थर्ड नंबर प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट में ऐसा होता है जैसे जब सोर्स ऑफ लाइट इंफिनिटी पे होता है, बहुत दूर होता है, तो आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिखाई देती, जैसे सन। वैसे तो सन का जो वेव फ्रंट होगा दिखने में वो स्फेरिकल होना चाहिए, क्योंकि सन भी तो जहां भी है एक ऐसे सेंटर पे रखा है, चारों डायरेक्शन में अपनी रेस को भेज रहा है। लेकिन आप जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको पीछे वाली रेज नहीं दिखाई दे रही है। आपको तो ऐसा लग रहा है कि लाइट रेज ऐसे करके यहाँ से इन्फिनिटी तो दिखाते हैं सन से आने वाली लाइट को, लाइट रेज ऐसे चल के आ रही है। तो ऐसे वाले केस में जहां भी लाइट रेज चल के आ रही है वहां से एक परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करते हैं ऐसे। तो ये जो वेव फ्रंट, जो सारी की सारी रेज जो है एक परपेंडिकुलर सरफेस से पास होके निकल रही है, स्टैंडिंग परपेंडिकुलर सरफेस ऐसे है, तो वो कहलाता है प्लेन वेव फ्रंट। इसमें बताएंगे लाइट सोर्स इन्फिनिटी पर होता है, तो देन प्लेन वेव फ्रंट इज मेड। अब इन सभी में आपने देखा होगा कि हमेशा जो रे ऑफ लाइट होती है वो परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होती है। तो इसमें अगर रे को, अब ये तीनों वेव फ्रंट के टाइप्स फिनिश हो गए, अगर आपको इसको इसमें रे को, रे ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना पड़े तो आप ये बताएंगे कि एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो किसी भी डायरेक्शन में ये वेव फ्रंट है, इसके परपेंडिकुलर एरो ये वेव फ्रंट है, इसके परपेंडिकुलर एरो ये, और या फिर इसमें तो कहीं भी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो एरो होता है दैट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। तो एक तो आपको उसमें वेव फ्रंट और उसके टाइप्स को नोट करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, और नेक्स्ट हेडिंग वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, हाइजेंस प्रिंसिपल। पहले इसको नोट करिए। तो हाइजेंस प्रिंसिपल न्यू हेडिंग नोट करते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल का क्या रोल है देखिए। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेन ने क्या बताया था कि जब रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से निकलना स्टार्ट होती है, तो जैसे सपोज दैट इट इज द सोर्स ऑफ लाइट, तो लाइट रेस के चलने की डायरेक्शन ये होती है, सारी डायरेक्शन में लाइट रेस ट्रैवल करेंगी इस तरीके से। तो इसका मतलब लाइट रेज अपने पाथ में आने वाले जो भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनको डिस्टर्ब करना स्टार्ट करती हैं। जब उनको डिस्टर्ब करना स्टार्ट करती हैं तो अगर हम इन सभी को ज्वाइन करें तो हमें इस तरीके का एक वेव फ्रंट भी मिलता है, अभी आपने पीछे देखा था। तो मान लीजिए इस वेव फ्रंट का नेम है AB। जब वेव फ्रंट बनकर तैयार हो जाता है तो ये वाले पॉइंट जहां पर लाइट रेज ने उस वेव फ्रंट के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया था वहां से निकलने वाली, अब ये ऐसा तो नहीं है लाइट रे यहाँ जाके रुक जाती है, लाइट रेज तो प्रोग्रेसिव है ना, आगे बढ़ती रहेंगी। लेकिन ऐसा माना उसने कि जब यहाँ टकराती है वो जिस भी जगह पर, तो वहां से फिर से एक नया फ्रेश ट्रीट किया जाता है कि एक नए सोर्स ऑफ लाइट की तरह यहाँ फिर से रेज निकलना स्टार्ट होंगी, है ना। देखिए सोर्स ऑफ लाइट तो अपनी जगह है, लेकिन जब वो किसी भी मीडियम के पार्टिकल से टकराई तो वो मीडियम का पार्टिकल खुद अपने आप एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करने लगता है, और अब इस नए वाले सोर्स ऑफ लाइट से बिल्कुल वैसे ही रे ऑफ लाइट निकलती हैं जैसे कि अभी आपने पीछे देखा था कि सोर्स ऑफ लाइट से रेज निकल रही थी ऐसे करके। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बताया जा रहा। अब आप इसमें से किसी को भी जो एक एट अ टाइम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मान लो ये वाले पॉइंट्स को हमने कंसीडर कर लिया फिर से, ठीक है। इन वाले पॉइंट्स को जब हमने कंसीडर किया, जिन्होंने जो है फ्रेश सोर्स बनके जिन पार्टिकल्स ने आगे की तरफ वेव्स को बढ़ाया था, अब उन आगे की तरफ बढ़ी हुई वेव्स ने फिर से मीडियम के पार्टिकल को एक जगह पे हिट किया होगा। जिस जगह पे हिट किया फिर से हमने उसको ज्वाइन करके और एक ऐसे करके वेव फ्रंट बना के तैयार कर दिया, सपोज दैट इट्स नेम इज CD। क्लियर। अब ये वाले वेव फ्रंट में फिर से वही फिनोमिना होगा जैसे पीछे हुआ था कि अब ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं या ये वाले जो पार्टिकल्स होते हैं कह सकते हैं, ये फिर से एक नए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो हाइजेन का जो प्रिंसिपल था उसने पहली बात 3 पॉइंट्स में उसने अपना प्रिंसिपल दिया था। पहला पॉइंट ये था कि जो है लाइट रेज होती हैं वो जब आगे बढ़ती हैं तो मीडियम के जिस भी पार्टिकल को स्ट्राइक करती हैं
that particle or that point behaves like a fresh source of light, and from this point the new waves start emerging out. उसी पॉइंट से क्या होता है, द न्यू वेव्स स्टार्ट एमर्जिंग आउट, न्यू वेव्स उस पॉइंट से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, और उन न्यू वेव्स का नाम उसने दिया सेकेंडरी वेव्स या वेवलेट्स कहा जाता है। वेवलेट्स वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो when the disturbance strikes with the particles of medium, then these particles of the medium behave like a fresh source of light, and from these points again the new disturbance or the new waves start emerging out, and these new waves are called secondary waves or wavelets। पहला पॉइंट जो है उसके प्रिंसिपल का ये था, किस तरीके से जो है वो सेकेंडरी वेवलेट्स दोबारा से निकलना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा पॉइंट, अब उसने कहा ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही है, जो बात वाली है, ये बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज प्ले करती हैं जैसा कि ओरिजिनल रेज की प्रॉपर्टी थी, जैसे कि ओरिजिनल वेव्स की प्रॉपर्टी थी। उसी स्पीड से चलेंगी मीडियम में और स्प्रेड आउट होने लगती हैं। स्प्रेड आउट का मतलब सिर्फ एक ही वेव नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में। ये जितनी भी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं, इनकी प्रॉपर्टी ये मीडियम में स्प्रेड आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं और सेम स्पीड से चलती हैं जैसे कि ये ओरिजिनल या इनिशियल वेव ट्रैवल कर रही थी। ये दूसरा पॉइंट था, ठीक है। सो आई होप सेकंड पॉइंट इज आल्सो क्लियर। थर्ड पॉइंट में उसने क्या बताया था, थर्ड पॉइंट में उसने ये बताया था कि अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स आगे चलती हैं, एट एनी लेटर टाइम दे विल गिव अ न्यू फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ डिस्टर्बेंस। जैसे आपने देखा था एनवेलप इसको बोला है, जैसे वो जो हम ये बना रहे हैं वेव फ्रंट, ये कैसे बनकर तैयार हुआ, ये जो वेव्स हैं जहां भी मीडियम के पार्टिकल को स्ट्राइक कर रही है, हमने उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें एक वो मिला वेव फ्रंट, इसको कह सकते हैं एनवेलप। और जब ये सेकेंडरी वेवलेट्स से एनवेलप से बाहर की तरफ स्प्रेड आउट हुई तो फिर से एक नए पॉइंट को स्ट्राइक किया, और ये जो नए पॉइंट को स्ट्राइक कर रही है, फाइनली जब सारे पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे तो देन बाय ज्वाइनिंग ऑल दीज एट एनी लेटर टाइम, बाद में किसी टाइम पर, बाय ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स वी कैन गेट अ फॉरवर्ड एनवेलप। तो ऐसे करके तो बहुत सारे फॉरवर्ड एनवेलप बनते जाएंगे, बट हमेशा बनेंगे फॉरवर्ड एनवेलप ही, कभी भी बैकवर्ड एनवेलप पॉसिबल नहीं है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बैकवर्ड एनवेलप पॉसिबल क्यों नहीं है, मतलब वेव्स हमेशा आगे ही क्यों बढ़ रही है, पीछे क्यों नहीं बढ़ रही। तो उसमें आप रीजन ये देंगे कि एनर्जी जो होती है वो एनर्जी हमेशा जो है वो आगे की तरफ ही ट्रैवल करती है, एनर्जी कभी पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगी। एनर्जी हमेशा एक चीज से दूसरी चीज को आगे की तरफ बढ़ाई जाती है, इसका रीजन है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें हाइजेंस प्रिंसिपल में ये 3 बातें लिखनी है और आपको ये बनाकर दिखाना है जैसे मैंने बनाया था, और इसमें आपको ये बताना है, हर एक पॉइंट में लिखेंगे कि लेट अ फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट इज दिस वन, जहाँ से वेव्स निकलना स्टार्ट करती हैं, फिर एक मीडियम के पार्टिकल को स्ट्राइक करती है एक पॉइंट पर, फिर हमें एक एनवेलप ए बी या वेव फ्रंट ए बी मिलता है, और उसे वेव फ्रंट ए बी के बाद में फिर सेम स्पीड ऑफ लाइट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलना स्टार्ट होती हैं। वो हमें जहां भी जिन पॉइंट पर भी स्ट्राइक करती हैं उनसे हमें एक फॉरवर्ड एनवेलप सी डी मिलता है। ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें एक्सप्लेन कर देने हैं और ये बता देना है कि कैसे क्यों बैकवर्ड वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।